साइलेंस ना बता रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। क्या क्या बता चुके थे, पढ़ो बताओ, थोड़ा पॉइंट्स पढ़ो क्लास में क्या क्या। Objective settings, which are what ethics, these are motivational patterns. चौथा लिखो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस हाँ, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस। ये बताओ, टेल मी व्हाट आर द प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किस किस टाइप का प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन में? ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, प्लानिंग होता है, स्टाफिंग, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, all these things are processes. The culture of an organization has very deep impact on the processes of the organization. क्योंकि ये process ultimately कौन carry out करता है? लोग है ना। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप ये देखिएगा कि एक मैनेजर को अगर एक टीम संभालने को मिला है, एंड इफ एक मैनेजर को एक टीम संभालने के लिए मिला है और वो मैनेजर अगर इनकॉम्पिटेंट है, ठीक, तुमको जो लीड कर रहा है वो इनकॉम्पिटेंट है, क्रूएल है, थोड़ा अब्यूजिव नेचर का है, तो वो चीज जो डिससैटिस्फैक्शन होता है वो तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा, राइट। तो ऐसा कई बार होता है कि द हायर पोजीशन पे कोई ऐसे लोग बैठे होते हैं जो इनकॉम्पिटेंट होते हैं। ये भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, चाहे वो नेपोटिज्म से आए हो या किसी और रीजन से आए हो। करियर प्लानिंग में बताए थे ना तुमको कि करियर प्लानिंग में थोड़ा सा उसका डिसएडवांटेज या रियल लाइफ में फ्रूटफुल इसलिए नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि जो फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे किसी टैलेंटेड बंदे के ऊपर भी किसी और ऐसे बंदे को प्रेफर किया जा सकता है जो उससे कम केपेबल हो। अब तुम अगर रिलायंस की बात करोगे तो वहां तो अंबानी ही पहले रहेंगे ना, दे आर द बॉर्न सीईओ। आपको पता है कि क्यों? तो हो सकता है कि कोई और बंदा जो वहां काम कर रहा हो वो ज्यादा कॉम्पिटेंट हो, लेकिन मौका किसको मिलेगा, राइट। So these are the factors. इसीलिए किसी भी organization का culture is deeply affected by the people who are working in the organization. Also, a wrong person, one wrong person in the organization can cause a lot of damage to the organization. That is why हर process जो HR का होता है, चाहे वो HRP हो, चाहे वो recruitment हो, selection हो, training हो, development हो, उसको बहुत technically carry out किया जाना चाहिए। When we talk about recruitment, recruitment should be based on the processes in recruitment should always be based कि जो बंदा आ रहा है वो fully competent बंदा हो, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस में एंड फाइनली कल्चर को नुकसान ना पहुंचे। ठीक, इसका डेफिनेशन देखो, आगे समझ में वाला आएगा, चार्ट बनवाएंगे, ठीक है। Various organization processes like planning, decision making and controlling. Various organization processes like planning, decision making, controlling, etc. are determined by the organization culture, because they are carried out by the people. Because they are carried out by the people. ठीक है, अब एक चार्ट ड्रॉ करो। ये चार्ट क्या बताता है
ये चार्ट बताता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जिस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर रिच होता है वहाँ प्रोसेसेस कैसे होते हैं, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर थोड़ा वीक होता है, लो परफॉर्मिंग होता है, वहाँ का प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है, 3 कॉलम बनाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, 3 कॉलम बनाओ। एक कॉलम में लिखो, फ्रेश पेज में बनाना क्योंकि थोड़ा लंबा है। एक साइड पे लिखो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस पहला पहला कॉलम बनाइए ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस का। कॉलम बनाइए हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, थर्ड में लिखो लो परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। पहले में ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस, ठीक है, दूसरे में हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, और तीसरे में लो परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। पहला प्रैक्टिस लिखो मैनेजमेंट अप्रोच, पॉइंट नंबर 1 मैनेजमेंट अप्रोच। हाई परफॉर्मिंग में लिखो प्रोफेशनल, हाई परफॉर्मिंग में लिखो प्रोफेशनल, लो परफॉर्मिंग में नॉन प्रोफेशनल। पहला है मैनेजमेंट अप्रोच, उसमें लिखो हाई परफॉर्मिंग में प्रोफेशनल और नॉन परफॉर्मिंग लो परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में नॉन प्रोफेशनल। दूसरा सेकंड प्लानिंग, प्लानिंग इसमें मैम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग हाई परफॉर्मिंग में लिखो प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव। लो परफॉर्मिंग में लिखो रिएक्टिव, लो परफॉर्मिंग में रिएक्टिव। थर्ड डिसीजन मेकिंग, decision making high performing decentralized, decentralized, low performing क्या होगा centralized। rules and regulations, high performing में few and flexible, few माने थोड़ा and flexible, explain करते हैं इसको पहले। few and flexible, low performing में many and rigid, many and rigid। organization structure, organization structure high performing में flexible, low performing में rigid। Six span of management, span of management I में wide, WIDE wide, low में narrow। Next authority, authority I में competence oriented, competence oriented, low में position oriented।
Team approach. Team approach. Team approach. High performing में high. Nice. Human resource planning. Human resource planning. High performance level. Linked to corporate strategy. Linked to corporate strategy. Low performance. De-linked to corporate strategy. De-linked to corporate strategy. लिंक नहीं होता है de-linked. Promotion. Based on merit. Based on merit. Low में seniority basis. Seniority basis. Performance appraisal. Performance appraisal. 360 degree high में 360 degree और उसमें seniority based. Superior oriented. Oriented. Next, communication. Communication. High performance में free. Low performance में hierarchy based. Hierarchy based. Hierarchy. Communication. High performance में free. Low performance में hierarchy based. Next, control. Control. High performing में emphasis on self control. Emphasis on self control. Low performing में on external control. On external control. क्या है कंट्रोल ना कंट्रोल हाई परफॉर्मिंग में लिखो एम्फेसिस ऑन सेल्फ कंट्रोल और उसमें बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कंट्रोल. ठीक हो गया. लास्ट लिखो ऑर्गेनाइजेशन चेंज. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. हाई परफॉर्मिंग में प्रोएक्टिव. लो परफॉर्मिंग में रिएक्टिव. अभी तक हम लोग अब इसको इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे. ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का समरी है एक तरीके से. हम ये एडवाइस करेंगे कि जब भी तुम्हारे एग्जाम में ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे लिखने आए तो आप ये चार्ट जरूर बनाइए और रादर इस चार्ट को याद कर लो. अगर तुम इस चार्ट को याद कर लोगे तो बाकी कोई भी आंसर प्रिपेयर करोगे तो उसमें तुम क्लियर कट आंसर लिख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा और खराब का मतलब क्या होता है. See, in the introduction class
we dealt with values, we dealt with behavior, we dealt with assumptions and beliefs. Okay. Then we understood that what is the difference between organization culture of two organizations. Then we understood that there are some subtle things in the organization which are not that visible, and there are some very visible content in the organization. Okay. लेकिन जब हम लोग ये कहते हैं कि प्रोसेसेस को इम्पैक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो हमें तो कहने का क्या मतलब? तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर 2 या 3 लोग धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन खराब होता है कि नहीं उससे? तो we cannot undermine the importance of 2 or 3 people in the organization. Everyone in the organization contributes to making of its culture. That is why people are one of the most important factors of determination of organizational culture in an organization. Okay. Why are people important? Because people have different attitudes. People have different personalities. People have different mentalities. People have different patience level. People have different emotional quotient, intelligence quotient, values, attitude, learning, perception. These are all the individual behaviors that you have. आप लोग एग्जाम देते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे आप में से जो अगर एग्जाम के पहले नहीं पढ़े हो किसी टॉपिक को, फ्रेश नहीं पढ़ पाएंगे एग्जाम के टाइम पे, आपको ये लगेगा कि हम रिटेन नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है मेहनत उस पे करो, जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लो। While some people are very good at retaining in the last moment, एक रात पहले भी पढ़ लिया, ऊपर ऊपर देख लिया तो लिख दे, होता है ऐसा। लेकिन ये तो अलग अलग चीज है, ये तो आपकी एबिलिटीज अलग अलग है ना। बीबीएम थर्ड ईयर के तो आप स्टूडेंट हैं, एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक ही यूनिफॉर्म शेयर कर रहे हैं, स्टिल it is your personal abilities that marks this difference. Similar is the thing with people in the organization. मैनेजमेंट का कोई डिसीजन हो सकता है कि कुछ लोग बहुत वेलकम करें उसको और कुछ लोग उसके अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि आपका परसेप्शन है ये कि वो गलत है, वो एक्सप्लॉयटेशन है, या इससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड? People carrying out the processes like decision making. सोच लो कि जो मैनेजर रिक्रूटमेंट कर रहा है, जिसके ऊपर टॉप मैनेजमेंट ने ये ट्रस्ट किया है कि आप एचआर मैनेजर के साथ मिलकर के रिक्रूटमेंट कीजिए, वो अगर गलत बंदे को रिक्रूट कर रहा है तो ये उसका वैल्यू सिस्टम शो करता है कि नहीं? तो वो बंदा आके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर खराब करेगा कि नहीं? करेगा। इसीलिए लोग इम्पोर्टेंट होते हैं। People are one of the primary factors that affect organizational culture in an organization. How do they affect? They make effect through these processes. Let's discuss the process. The first process is management approach. देखो लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है। अब इतना ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पढ़ने के बाद तुम लोग भी पार्टिसिपेट करो, जो गलत होगा वो हम करेक्ट करेंगे। मैनेजमेंट अप्रोच से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसे इम्पैक्ट होता है? प्रोफेशनल लिखा हुआ है ना, प्रोफेशनल का माने प्रोफेशनल का मतलब एक्सपर्टीज है। इफ यू टॉक अबाउट मी बीइंग प्रोफेशनल, आई एम एन एम्प्लॉय, ठीक है? अगर हम अपने बारे में कहें या कोई कहे कि you have to be professional, when I say that I have to be professional का क्या मतलब है? I will treat all of you equally. ऐसा कोई मेरा फेवरेट स्टूडेंट क्लास में नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं है कि जो गलती तुम कर रहे हो उस गलती पे हम तुमको हाईलाइट कर दिए, डांट दिए, लेकिन कोई और कर रहा है तो उसको हम छोड़ दिए। This is not professionalism, right? Plus, if I give you assignment, if I ask you कि आप assignment submit कीजिए,
ऐसा नहीं है कि किसी का हम रोल नंबर देख लिए कि ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है या ये मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, इसको हम ज्यादा मार्क्स दे दें इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने उतना अच्छा किया है कि नहीं किया। दिस इज प्रोफेशनलिज्म। मतलब अगर हम मैनेजर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हम ऐसे पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं जहां से लोगों में इंफॉर्मेशन जाता है, जहां से हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं। अब से फॉर एग्जांपल कि हम मैनेजर हैं और हम किसी अपने क्लोज बंदे को लीव दे देते हैं बार बार और किसी और का लीव अप्रूव नहीं करते, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ तो हमने उसको छोड़ दिया जो कि सच में कल्प्रिट था, लेकिन उसको चार्ज कर दिया, उसको शो कॉज नोटिस दे दिया जो हमको मालूम है कि वो इनोसेंट है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको फायदा होगा, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मे बी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मेरा प्रोफेशनल रिलेशन, मेरा पर्सनल कोई रिलेशन है उससे। When an organization is maintaining a professional attitude at workplace, this speaks about the organizational culture, because आप मोटिवेशन की थ्योरी में इक्विटी थ्योरी पढ़े हैं? अच्छा, हम ही तो पढ़ा है। इक्विटी थ्योरी क्या है? जितना आउटपुट है उतना ही इनपुट है। People are motivated by the equity at workplace. तुम सोच के देखो कि हम तुम लोग को असाइनमेंट दें, सपोज यू ऑल नो दिस फॉर श्योर कि ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, ठीक है, और एक ही बंदे को 20 आउट ऑफ 20 देना है, आपके मन में क्या रहेगा? मेहनत करने से क्या क्या फायदा है? तो मालूम है हम लोग को मार्क्स किसको मिलेगा, तो आप अपना इनपुट घटाइएगा कि नहीं? या मेहनत करने से कोई फायदा ही नहीं है तो इनपुट घटा दो, मीडियोकर बन के रहो। लेकिन अगर हमको पता है, आपको ये मालूम है कि वो सिलेक्शन होगा उसका जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तब आप मोटिवेटेड होइएगा और ज्यादा से ज्यादा इनपुट काम में दीजिएगा। So a professional attitude, yani you're sticking to the same rules and regulations when you're treating different people in the organization, you're treating them similarly. This speaks about the organizational culture. Got it? Next point. Planning. Planning proactive and reactive. Proactive मतलब बता दिए थे आप लोग को, पहले से किसी चीज को तैयार करके रखना, और रिएक्टिव माने कुछ हो जाए उसके बाद हम कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेंगे उसके बारे में डिसाइड करते हैं, ठीक? जैसे प्रोएक्टिव मेजर आप लोग का क्या होगा? क्वेश्चन तैयार करके रखना एग्जाम के लिए, और रिएक्टिव मेजर थोड़ा देख लिए, आ गया तो कुछ लिखा करके आंसर लिख देंगे। समझ में आया? अब इसको थोड़ा 10 टाइम्स सीरियस कर दो इस मैटर को। ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग के बारे में एक बात कही जाती है कि when an organization fails to plan, it plans to fail. ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बिना प्लानिंग के अपना बिजनेस चला रही है या चला सकती है। थोड़ा प्लानिंग तो तुमको करना होगा। रॉ मटेरियल नहीं है, इन्वेंट्री कहाँ से आएगी, तुम्हारा सप्लायर कौन है, वेंडर कौन है, लोग काम कैसे करेंगे, आज प्रोडक्शन पे कौन बैठेगा। तुम सोचो कि डोमिनोज पिज्जा में प्लानिंग पहले से होती है कि आईपीएल के टाइम पे एक नया फ्लेवर लॉन्च करना है, तो ये तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो गई। अब टैक्टिकल प्लानिंग में आएगा कि ऊपर वाला बोल दिया कि ये फ्लेवर होना चाहिए, ऐसा टिपिकल चीज होना चाहिए। अब टैक्टिकल प्लानिंग करने वाला रॉ मटेरियल जुटाएगा, ये चीज का सप्लायर कौन है, किससे हमको सबसे सस्ता पड़ेगा, यानी जो बिजनेस प्लान है वो प्रैक्टिकल वाले लोग करेंगे। और ऑपरेशनल माने क्या? पटना में जहां जहां है कितना बनेगा, एक दिन में कितना बनेगा, आज शिफ्ट पे कौन रहेगा, रोटेट होते रहते हैं लोग, स्टाफ, ठीक है, कौन कैसे क्या करेगा। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये कहा जाता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो एडवांस में ठीक से प्लान कर पाती है, उसको इतना स्किल होता है, उसके स्ट्रैटेजिक प्लानर्स को इतनी समझ होती है एनवायरमेंटल स्कैनिंग की, उनका ऑर्गेनाइजेशन अचानक से झटका नहीं खाता है. They will create stability and they will also keep their people stable. जैसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिफर करता है, देखो जो फाइनेंशियल कंपनीज का ऑर्गेनाइजेशन ले लो, स्टॉक मार्केट की कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज, ये किस पे ज्यादा डिपेंड करती है, एक्सटर्नल फैक्टर पे, पर शेयर प्राइस कितना है, स्टॉक मार्केट क्रैश तो नहीं किया, बाहर क्या रेट चल रहा है. अगर क्राइसिस होती है, रिसेशन होता है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देना? तब तो जॉब कट होगा. जॉब कट होगा ना. जॉब कट होने का मतलब उन लोगों को नहीं पता है कि उनका ग्रोथ तो छोड़ो, उनको ये भी नहीं पता है कि उनके करियर का होगा क्या. क्योंकि हर जगह वही है, मार्केट क्राइसिस. तो अलग ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अलग होता है. अब तुम होटल इंडस्ट्री की बात करोगे, होटल इंडस्ट्री में साल भर उतने लोग नहीं काम करते हैं जैसे शिमला, मनाली, हिल स्टेशंस, ऐसे जगहों पे जब पीक टाइम आता है ना, तब कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर सेलेक्ट होते हैं. So, coming back to the organizational culture, जैसे फाइनेंशियल कंपनीज थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है, इसलिए क्योंकि it depends hugely on the external market. On the other hand, if we see that talking about the hotel industry, जब पीक सीजन होता है आफ्टर मार्च, जैसे अब हिल स्टेशन का टिल मॉनसून, जब वहां लैंडस्लाइड होने लगती है, ये पीक सीजन. जितने लेबर हायर किए उससे काम नहीं चलता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखना पड़ता है कि हम सीजन खत्म हो जाएगा हम हटा देंगे. ठीक है, उनको ज्यादा ड्राइवर चाहिए, उनको ज्यादा रूम सर्विस वाले लोग चाहिए, उनको रेस्टोरेंट में केटर करने वाले लोग चाहिए, उनको साइट सीइंग के लिए लोग चाहिए, क्लीनिंग के लिए लोग चाहिए, एंड मेनी मोर थिंग्स. उन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अलग होगा, ये सर्विस ओरिएंटेड होगा ज्यादा, राइट. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिफर करता है. प्लानिंग, तो प्लानिंग इसकी अलग अलग होगी. प्रोएक्टिव माने जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को तैयार कर पाए पहले से, वो बेटर होती है, उसका कल्चर थोड़ा स्टेबल रहता है. जैसे कि जब जीएसटी आने वाला था, एनवायरमेंटल स्कैनिंग से काफी ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझ में आ गया था कि इस बार सरकार कुछ चेंज लाने वाली. ठीक है, ऑल्दो वो सडन होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस दे वर्क टुवर्ड्स इट. टॉप मैनेजमेंट होता है, वो बराबर ऑर्गेनाइजेशन ये एनवायरनमेंट के स्कैनिंग में लगा रहता है, ये जानने के लिए कि ऐसा क्या चेंज आने वाला है, क्या कॉम्पिटिटर कुछ नया लाने वाला है, क्या हमको उससे इम्पैक्ट होने वाला है, क्या उसके करने से पहले हम ही लोगों को कर लेना चाहिए, क्या सरकार ऐसा कुछ करने वाली है जिससे हमारा बिजनेस इम्पैक्ट होगा. गॉट इट. तो रिएक्टिव होने से क्या होता है कि समटाइम्स आप जो होना है वो तो हो गया, आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, अब सिर्फ आप उसका कोर्स ऑफ एक्शन देख सकते हैं.
ठीक, नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग। मान लो कि इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पुणे में भी ऑपरेट कर रही है, बैंगलोर में भी ऑपरेट कर रही है, महाराष्ट्र में भी ऑपरेट कर रही है, दमन में भी ऑपरेट कर रही है, हिमाचल प्रदेश में भी ऑपरेट कर रही है। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो बद्दी सोलन जगह है वो that is probably the hub of the number of registered and unregistered organizations in the entire Asia. इतना बड़ा हब है, छोटी बड़ी मिला के बहुत बहुत सारी कंपनीज है वहाँ। हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है सोलन, वहाँ बद्दी एक जगह है वहाँ, ठीक है। तुम लोग कुछ भी उठाते हो, सामान कुछ भी उठाते हो, बिस्किट उठाओ, क्रीम उठाओ, पाउडर उठाओ या कुछ भी, देखो पीछे मैन्युफैक्चरिंग एक बार देखा करो, थोड़ा ये होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आएगा कि इंडिया में लोकेशन क्या क्या है जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होता है। हरिद्वार ऋषिकेश में भी कॉस्मेटिक्स का बहुत बड़ा हब है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग, अब तुम सोच लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है उसका मोड ऑफ वर्किंग विल बी डिफरेंट दैन द वन व्हिच इज वर्किंग इन पुणे। और अगर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को सब तरीके से सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है? दमन में कोई वर्कर का केस हुआ, वहां के मैनेजमेंट को राइट नहीं है कि वो कोई डिसीजन लेगा। वो क्या करेगा? हेड ऑफिस फोन करेगा, हेड ऑफिस में कंसर्न पर्सन, अभी जरूरी तो नहीं कि वो कंसर्न पर्सन बैठा हुआ है यही करने के लिए, हो सकता है उसका मीटिंग हो सकता है वो अब्रॉड गया हो सकता है कि वो छुट्टी पे हो सकता है इससे ज्यादा जरूरी कोई काम हो। डिसीजन मेकिंग में देर होगी कि नहीं होगी? होगी, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन। प्लस जो मैनेजमेंट वहां हिमाचल प्रदेश की है उसको फ्यूटाइल लगेगा ना कि हम किसी काम के नहीं है। जब हम डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं तो फिर हम मैनेजमेंट किस बात पे? और ये वर्कर्स को भी समझ में आता है फिर। Then in the last class I told you locational peculiarities हमेशा बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को अलग अलग बनाती है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन, the TCS that is operating in India and the TCS which is operating in the United States of America will have two different organizational culture owing to its local peculiarities. जैसे L&T is an organization which gives regional holidays. L&T का जोन है, ठीक है, वेस्टर्न ईस्टर्न ऐसे करके जोन है। मान लो तुम्हारा होम टाउन यहाँ बिहार में है और तुम L&T में काम कर रहे हो, तुमको होली की छुट्टी वो दे देंगे, पोंगल की नहीं देंगे, ठीक है। और जो वो साउथ में काम कर रहा है उसको पोंगल का, ओनम का, इन ये सब छुट्टी दे देंगे, होली दिवाली की छुट्टी नहीं देंगे। Zonal leave. And this too depends upon the management. जिस समय मैनेजमेंट को मन में आएगा किस चीज को चेंज करना चाहिए तो चेंज भी कर सकती है। वर्क फ्रॉम होम चेंज हुआ ना, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। पहले वर्क फ्रॉम होम बहुत लग्जरी होती थी, किसी को मिलता था तो वो बहुत नाम लेता था ऑर्गेनाइजेशन का, बिकॉज दिस इज वन मेथड व्हिच वाज सपोज्ड टू क्रिएट अ वर्क लाइफ बैलेंस। क्या आपका एक्सीडेंट हो गया, बीमार है, इतने दिन की छुट्टी तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देती नहीं थी। In that case, you can sit on your bed at your home and still be working for the organization. Organization का भी काम हो रहा है और तुम्हारा भी employment continued है, okay? लेकिन अब तो सिचुएशन की एक वजह से सब कुछ ही वर्क फ्रॉम होम हो गया, इसमें नया प्रोस्पेक्ट्स भी आया। Understood? Proactive and reactive. Next, rules and regulations, few and flexible. देखो पॉलिसी, हालांकि पॉलिसी लीव की पॉलिसी है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की पॉलिसी है, या जैसे आर्म्स की पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन में तुम बंदूक लेके घुस जाओगे, तुम चाकू लेके घुस जाओगे, तुम तलवार लेके घुस जाओगे, तो पॉलिसी होना चाहिए ना। तो इंडिया में ये कम है, अमेरिका में प्राइवेट आर्म्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पीपल कैन वेरी इजीली गेट प्राइवेट आर्म्स, वेरी इजीली। देखते नहीं हो आए दिन शूटिंग होती रहती है स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, and those are the people with a lot of mental problems. हाँ,
पहले भी गुस्सा हुआ। क्यों यहाँ पे नहीं होता है? छुट्टी नहीं मिली तो पुलिस वाला नहीं मार देता अपने सीनियर को? ये केस नहीं सुने हो? कितना केस होता है? ट्रैफिक वाला स्ट्रेस वो एक्सेप्शन केस। So when you make policy, that policy has to remain for a considerable period of time. अब हर 2 दिन, हर 4 दिन, हर महीने पॉलिसी नहीं चेंज होती है, लेकिन पॉलिसी को इतना इनफ फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसमें कुछ अगर नया एडिशन किया जाए, करने का स्कोप होना चाहिए। आप बिजनेस में कुछ डाले, पॉलिसी बनाए, वही पॉलिसी आपका 50 साल तक नहीं चल सकता है। टाइम टू टाइम पॉलिसी को रिव्यू करना होता है कि भाई क्या लूपहोल रह गया है, क्या ये हमारे प्रेजेंट सिनेरियो को केटर कर रहा है। जैसे लीव की पॉलिसी अभी पैंडेमिक के बाद, वर्क फ्रॉम होम के बाद पॉलिसी का मेथड चेंज होगा कि नहीं? हुआ ना चेंज? तो ये तो पहले से प्लान नहीं था, लेकिन पॉलिसीज आर सपोज्ड टू बी केप्ट फ्लेक्सिबल इनफ। ठीक है? So rules and regulations, they have to be few. इतना rules and regulations मत बनाइए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को काम करना ही हेडेक लगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ का 8 घंटा 9 घंटा जहां रोज आते हैं काम करने, that should be a happy place to live. That should be a very happy place rather to live. क्योंकि एक टाइम के बाद, जैसे अभी तुम लोग स्टूडेंट हो, इस चीज को समझना थोड़ा मुश्किल है, बट जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आपका घर ऑफिस के हिसाब से चलता है, आपका ऑफिस घर के हिसाब से चलता है, घर भी ऑफिस के हिसाब से चलता है। वैसे में अगर वर्क प्लेस हैप्पी ना हो, लीव नहीं मिल रही है, या रूल्स एंड रेगुलेशंस इतना स्ट्रिक्ट है, या आप बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं, अननेसेसरी का रीवर्क हो रहा है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होता है? यही तो होता है कि तुम मैनेज करना सीखो। क्या बात हो रही मैं कि मैनेज करना सीखो, ठीक है? So the rules and regulations should be few, and organization should be a happy place to live. Okay? तो वो rigid rules and regulations नहीं होगा। On the other hand, जिसका weak organization culture होता है, जैसे हम तुमको बताए, उसका belief, उसका assumption ये होगा कि employee काम ही नहीं करना चाहते, तो जब काम नहीं करना चाहते भाई, तो उनको जबरदस्ती काम कराओ, उनके ऊपर जबरदस्ती इतना काम ला दो कि वो 8 घंटे 9 घंटे में ठीक से सांस भी न ले पाए, और फिर तुम उनका फीडबैक मांगो, कितना काम किया, कितना क्या किया। तो मेकिंग अ वर्कप्लेस डिफिकल्ट टू सिट एंड वर्क। तो आप अपने भैया दीदी से या फ्रेंड से जो सीनियर है, उनसे ये बात आप आए दिन सुनेंगे कि पैसा ठीक ठाक देता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत खराब। छुट्टी लेने गए, डांट दिया मैनेजर, बहुत प्रॉब्लम होता है इससे। तभी तो लोग कहते हैं कि वी डोंट लीव jobs, we leave our bosses. We leave bosses, not jobs. ये सब किसी और खराब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का रिजल्ट होता है।